कैसे हैं। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि पीसीएस प्री के एग्जाम की दृष्टि से हम ऐसे टॉपिकों की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। उसी क्रम में हम आज विविध से संबंधित जो होगा टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा, उसमें हम चर्चा जो करेंगे गरीबी के विषय में। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है कि आपके रंगराजन समिति क्या है, आपके सुरेश तेंदुलकर समिति क्या है, रंगराजन समिति के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत गरीब थे, शहरी गरीबी कितनी प्रतिशत थी, ग्रामीण गरीबी कितने प्रतिशत थी, इनकी और नीलकंठ दांडेकर समिति का भी आई थी, उसने क्या सुझाव दिया था, इन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आपका ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे ना उनको बताएंगे कि अभी तक एग्जामों में हमसे क्या पूछा गया है। तो हम भूमिका लेकर पढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम, आपके टॉपिक जो होगा गरीबी होगा, पॉवर्टी। पॉवर्टी, गरीबी है क्या, किसे गरीब कहेंगे? तो देखिए, समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की को पूरा नहीं कर पाता, उस वर्ग को ही क्या कहते हैं? गरीब वर्ग कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए उसे हम गरीब कहते हैं। अर्थात उसे खाना, कपड़ा, शिक्षा ये नहीं ले पा रहा है धन के अभाव के कारण, इसलिए उसे गरीब की श्रेणी में रखा गया। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सब इसका मापन का आधार क्या है, हम किस आधार पर मापेंगे कि ये गरीब है कि ये अमीर है। तो गरीबी के मापन के लिए, गरीब समझ रहे हैं गरीब किसे कहते हैं? जो यानी समाज का ऐसा वर्ग या जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, पूर्ति नहीं कर पाता, क्या कहलाएगा? गरीब कहलाता है। अब बात करते हैं गरीबी के, इसका मापन के लिए दो आपके फार्मूले होते हैं। एक होता है सापेक्षिक प्रतिमान और दूसरा होता है निरपेक्ष प्रतिमान। सापेक्ष प्रतिमान या सापेक्षिक प्रतिमान, दूसरा होता है निरपेक्ष प्रतिमान। फ्रेंड्स, समझते जाइएगा। देखिए, सापेक्ष प्रतिमान में क्या होता है, ये जो आपके विकसित देशों की जो आपकी गरीबी का आकलन सापेक्ष प्रतिमान के आधार पर किया जाता है, और निरपेक्ष प्रतिमान अक्सर विकासशील देशों में इसी आधार पर किया जाता है। निरपेक्ष विकासशील, जैसे आपके भारत में यदि बात करें, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर होता है? तो निरपेक्ष प्रतिमान के आधार पर होता है। ये क्वेश्चन खूब बना है, तो याद रखिएगा, भारत में गरीबी का आकलन निरपेक्ष प्रतिमान के आधार पर होता है। अब समझते हैं सापेक्ष प्रतिमान क्या होता है और निरपेक्ष प्रतिमान क्या होता है। बात करें हम सापेक्ष प्रतिमान की, या सापेक्ष प्रतिमान या सापेक्षिक प्रतिमान, ये ध्यान रखिएगा। या सापेक्षिक प्रतिमान, देखिए सापेक्षिक प्रतिमान का क्या होता है? सापेक्ष का मतलब क्या होता है? एक के साथ एक के, जैसे ये इसके सापेक्ष, तो इसमें होता क्या है, इस आय की असमानता को प्रदर्शित किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के पास आपकी और एक दो व्यक्ति हैं, सपोज करते हैं ए और बी, ये दो व्यक्ति हैं, इनमें सापेक्षिक प्रतिमान क्या होगा? ए के सापेक्ष बी में बी गरीब है कि अमीर है, इस कितना अंतर है इनके बीच, ये आपके सापेक्षिक प्रतिमान में आता है। इसकी माप किसके आधार पर की जाती है? आपके लारेंज वक्र और
गिनी गुणांक के। सापेक्षिक प्रतिमान में ही आपके आते हैं लारेंज वक्र, लारेंज वक्र व गिनी गुणांक, गिनी गुणांक। फ्रेंड्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। लारेंज वक्र में क्या होता है, लारेंज वक्र जानेंगे क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है ये जानते हैं। तो पहले ये बात समझ में आ रही होगी सापेक्षिक प्रतिमान क्या होता है। सापेक्षिक प्रतिमान में क्या मापा जाता है, आपकी आय की असमानता, संसाधनों की असमानता, एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति में कितना असमान है, ये सापेक्षिक प्रतिमान व्यक्ति करता है। किससे मापते हैं हम, लारेंज वक्र से मापते हैं और वह गिनी गुणांक से मापते हैं। अब निरपेक्ष प्रतिमान क्या होता है, निरपेक्ष प्रतिमान में गरीबी रेखा के व्यक्ति, जो गरीब हैं, इसमें उपभोग क्या व्यय उपभोग दिया जाता है और उसकी संख्या माप करते हैं। अर्थात जैसे निरपेक्ष प्रतिमान में ये कह सकते हैं कि एक मानक रख दिया गया, जैसे यदि नीलकंठ डांडेकर ने औसत मानक रखा था कि 2200 कैलोरी, यदि कोई व्यक्ति 2200 कैलोरी प्रतिदिन आपके उपभोग नहीं करता, उसको खाने को नहीं मिलता, तो वो क्या हो जाएगा, गरीब, उसको गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। अर्थात जिन जिन व्यक्तियों को हम 2250 कैलोरी ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाता, वो गरीब होगा। अर्थात हम संख्या गिन सकते हैं निरपेक्ष प्रतिमान में। और सापेक्ष प्रतिमान में क्या होता है, एक के सापेक्ष दूसरा, यानी आय में असमानता व्यक्ति होना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन, निरपेक्ष प्रतिमान में हम गणना कर सकते हैं, एक मानक रख दिया गया, इस मानक के ऊपर या नीचे, ऊपर होगा तो आप गरीब की श्रेणी में नहीं होगा, नीचे जो होंगे वो गरीब की श्रेणी में होंगे। तो ये निरपेक्ष प्रतिमान आपके विकासशील देशों में चलता है। जैसे आपके भारत में गरीबी का आकलन निरपेक्ष प्रतिमान के आधार पर किया जाता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे लारेंज वक्र क्या है और गिनी गुणांक क्या है। बात करते हैं हम लारेंज वक्र की, लारेंज वक्र की। तो लारेंज साहब ने कहा था, इन्होंने जनसंख्या व आय के बीच संबंध प्रदर्शित किया था एक वक्र के जरिए से, जिसे लारेंज वक्र कहा था। तो क्वेश्चन सीधा सा बनता है, लारेंज वक्र किनको प्रदर्शित करता है, जनसंख्या व आय के वितरण में, यानी आपका आय के संसाधनों, जनसंख्या व आय के संसाधनों को बताता है। तो देखिए लारेंज साहब ने एक सामान्य स्थिति दी थी, आपका आय में वृद्धि, आय के बारे में कह दें, और जनसंख्या, समझते जाइएगा है क्या। लारेंज साहब ने जनसंख्या व आय के मध्य संबंध व्यक्त किया था। उनकी एक आदर्श स्थिति में कहा था, आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं हम, दो चित्र बनेंगे, समझते जाइएगा। आदर्श स्थिति में कहा था, यदि आपका वक्र का जो कोण होगा 45 डिग्री है, आपका ये 45 डिग्री मान लेते हैं, ये आदर्श स्थिति होती है। इन्होंने कहा आदर्श स्थिति में जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होगी, जैसे इधर बढ़ेंगे तो जनसंख्या बढ़ रहा, तो इधर बढ़ेंगे तो आय बढ़ रहा, तो इसका ये आदर्श स्थिति है। तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे बढ़े, यहाँ है तो ये क्या हुआ, आय में वृद्धि होती, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो आय में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आदर्श स्थिति में नहीं पहुंच पाता है। समझ पा रहे हैं ना, लारेंज वक्र किसको प्रदर्शित करता है, एक बार फिर से समझ ले, जनसंख्या व आय के बीच में संबंध
बताते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श स्थिति में आपका यदि कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन ऐसा देशों में होता नहीं है। होता क्या है ये समझते हैं। उन्होंने कहा आय जनसंख्या, उन्होंने कहा ये आपकी सामान्य स्थिति हो गई। व, लेकिन होता क्या है, वक्र आपका सामान्य स्थिति से ऐसे बनता है। अब इसमें होता क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि, सपोज करते हैं यहां आ गए, जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई, लेकिन संसाधन आय में क्या हुई, वृद्धि नहीं होती है। ये आय में आपकी बहुत कम वृद्धि होती है, यानी वृद्धि नहीं होती। जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई, लेकिन आपका आय जो वितरण, संसाधनों का जो वितरण है वो बहुत कम हुआ। इसी प्रकार ये कह सकते हैं कि अब दूसरा जैसे वक्र बना दे ये, और यानी यहां से आपका आदर्श स्थिति से जितना दूर वक्र होता जाएगा, ये आपका वक्र दूर हुआ तो होगा क्या, अब यहां पर ले लेंगे, जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई लेकिन आय में खास वृद्धि नहीं हुई। अर्थात यहां से पॉइंट निकलते हैं, समझिएगा एक बार फिर से, कि लॉरेंज साहब ने कहा था कि आदर्श स्थिति में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी आय बढ़ती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है सामान्यतः। होता क्या है कि ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी आदर्श स्थिति है। आदर्श, अब यदि वक्र बन, ये वक्र होता है, जो देशों में वास्तविक जो स्थिति होती है वक्र के रूप में होती है। तो होता क्या, जैसे यहां हम आ गए इस पॉइंट पे, तो यहां से तो जनसंख्या यहां आ गई और आय आय का ये आपका ग्राफ दिख रहा है, आय कहां पर पहुंची, यहां पर पहुंची। अर्थात देशों पर होता क्या है कि जनसंख्या तो बढ़ती है लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ती, यानी समानता होती है वो क्या होती है, नहीं, आपकी बहुत ज्यादा होती जाए, यानी आय की समानता बहुत ज्यादा होती चली जाएगी। एक दूसरे के बीच अंतर जो क्या होगा, बहुत ज्यादा होता चला जाए। अर्थात यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि वक्र का ढाल, यानी आदर्श स्थिति से जितना ज्यादा दूर वक्र होगा उतनी ही ज्यादा आय में क्या होगी, असमानता होगी। यही क्या है, लॉरेंज वक्र है। एक बार पुनः समझते हैं। लॉरेंज साहब ने कहा था कि आदर्श स्थिति में जनसंख्या व आय के समानता के मध्य सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी आय बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वास्तविक स्थिति में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, वक्र जो बनता है वो आदर्श स्थिति से जैसे जैसे दूर होगा, आय में जो असमानता होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी, यानी आय में कमी उतनी ही कम होगी। ये था आपके आदर्श स्थिति, यानी लॉरेंज वक्र, जो आपके गरीबी के सापेक्ष प्रतिमान के विषय में बताता है। तो पहले क्वेश्चन पूछेगा लॉरेंज वक्र किसके प्रतिमान पर होता है, तो सापेक्षिक प्रतिमान बताता है, जो जनसंख्या व आय के असमानता के बीच संबंध बताता है। अब बात हम करते हैं गिनी गुणांक की। गिनी गुणांक की, देखिए ये जो गिनी गुणांक है ये पूर्ण रूप से आपके लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप होता है। लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप होता है। अब इसको समझते हैं। देखिए लॉरेंज वक्र फिर बनाते हैं हम। ये आपकी आदर्श स्थिति का हो गया, ये आय हो गई, ये हो गया जनसंख्या।
वास्तविक स्थिति का क्या होगा? वास्तविक स्थिति में ये आपका ऐसा हो गया, समझते हैं। देखिए ये सामान्य स्थिति हो गए, और जो वक्र बन रहा है ऐसे, अब हम किसी पॉइंट पर ले लेते हैं। देखिए ये एक तो पहले हो गया इसका, ये इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इसको मान लेते हैं ओ ए बी, और जो ये क्षेत्रफल है इसको मान लेते हैं एक्स, और ये जो इतना क्षेत्रफल बचता है इसको मान लेते हैं वाई। फ्रेंड्स, गिनी गुणांक का यहां संबंध होता है कि एक फार्मूला बनेगा गिनी गुणांक का, कि जो वास्तविक स्थिति और वक्र के बीच की आदर्श स्थिति और वक्र के बीच का जो क्षेत्रफल x और संपूर्ण क्षेत्रफल x प्लस वाई का जो अनुपात होता है वो गिनी गुणांक होता है, x प्लस वाई। ये आपका गिनी गुणांक का फार्मूला बनता है। देखिए इसका मान आपका जहां पर लिख सकते हैं, जहां x बराबर आदर्श आदर्श स्थिति से वास्तविक स्थिति का क्षेत्रफल और एक्स प्लस वाई जो हो जाएगा, वाई कह देंगे संपूर्ण क्षेत्र, एक्स प्लस वाई जो हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, अब यहां से पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट जैसे कह दें, मान लेते हैं ये आपका 10 हो गया, इसका जो क्षेत्रफल है 10, और ये आपका ये पूरा जो क्षेत्रफल हो गया जाके मान लेते हैं इसको इसको मान ले, संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा 100 मान लेते, एक्स प्लस वाई जो है 100 मान लेते, यानी ये 90 हो गया। तो गिनी गुणांक क्या निकलेगा? 10 और एक्स प्लस वाई 100 हो गया जाके, तो इसका कटेगा जाके 0.1। जो गिनी गुणांक 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक है। यदि देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 0.1 आ गए। गिनी गुणांक का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। अब देखिए 0 किस कंडीशन पे आ सकता है और 1 किस कंडीशन पे आता है। एक्स क्या होता है? वक्र का क्षेत्रफल। एक्स प्लस वाई क्या होगा? ये वास्तविक क्षेत्रफल, जो आपको वास्तविक क्षेत्रफल एक्स प्लस वाई यही बनेगा जाके, इसको और इसको ऐड कर लेंगे। होता क्या है, आपका 0 किस कंडीशन में आएगा? अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे वक्र आपका आदर्श स्थिति से दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे वक्र आदर्श स्थिति ये है, आदर्श स्थिति से दूर जाएगा, आय में असमानता अधिक होगी। अब दूर जैसे बनाते हैं हम ऐसे, ये अब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? सपोज करते हैं 10 आ गया। अब होगा क्या कि हल करेंगे तो इसका मान भी पहले बता दिया था 10 आया था, यहां लिख देते हैं, समझिए यहां पर
x का मान 10 है और x प्लस वाई का मान भी 10 हो गया, कट गए, 1 आ गया। तो आपका एक आने पर आपकी आय में असमानता सबसे अधिक होगी। अब देखिए, यदि हम इसको बढ़ा ले डैश करके यहां पर आ जाए आदर्श स्थिति पर, यानी जीरो हो जाए, आदर्श स्थिति पर आ जाएंगे तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जाहिर सी बात, जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो याद रखिएगा, यदि गिनी गुणांक का मान 1 है तो सर्वाधिक असमानता होगी, सबसे ज्यादा असमानता। यदि गिनी गुणांक का मान 0 है तो सबसे कम असमानता होगी। याद रखिएगा। एक बार फिर फ्रेंड फिर से समझने की कोशिश करते हैं। आदर्श स्थिति में लॉरेंज वक्र बताया था कि 45 डिग्री पर होता है। अब वास्तविक स्थिति में ऐसा होता नहीं है। फिर उन्होंने एक पॉइंट दिया, जैसे जैसे आदर्श स्थिति से वक्र दूर होता जाएगा वैसे वैसे आय में असमानता बढ़ती जाएगी। फ्रेंड्स, यदि हम पहले वक्र मान लेते हैं, आपका इसका क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल x है और वास्तविक क्षेत्रफल y है, ठीक है। तो आपका गिनी गुणांक x अपान x प्लस वाई, यानी आदर्श स्थिति का क्षेत्रफल और वास्तविक जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यदि आपका 1 आता है तो सबसे ज्यादा असमानता होगी, यदि 0 आता है तो सबसे कम असमानता होगी। अभी हमने हल करके आपको बताया। आगे एक आता है कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स वक्र कुजनेट्स वक्र इन्होंने कहा, ये किसके किसके विषय में बताते हैं, आय में वृद्धि व असमानता, आय की असमानता के विषय में। आय में वृद्धि व असमानता के विषय में इन्होंने कहा कि यदि कोई देश शुरू में विकास कर रहा है, यदि कोई देश शुरू में विकास कर रहा है तो आय में शुरू में तो असमानता होगी, लेकिन एक निश्चित समय बाद उसमें क्या हो जाती है, समानता आने लगती है। देखते जाइए, और फिर वो असमानता धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे आय में असमानता और आय में वृद्धि, आय में वृद्धि। तो इन्होंने एक ऐसा वक्र दिया, कहा कि देखिए, अब समझिए यहां पर कि जैसे जैसे प्रारंभिक में किसी देश की जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी, सपोज करते यहां है तो आपका ये वक्र बढ़ रहा है, यहां पर आए तो असमानता इतनी हुई, और एक निश्चित समय पर ये आए ऐसे गए, ठीक है, यहां पर आए तो इतनी असमानता हुई। एक निश्चित समय पर होगा क्या, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी है, अभी कम होता जा रहा है, असमानता अधिक है, लेकिन एक निश्चित समय पर क्या हो जाएंगे, आय आय में वृद्धि व आय में असमानता दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यही कुजनेट्स ने बताया था कि एक निश्चित समय पर यदि कोई देश शुरू में वृद्धि कर रहा, विकास कर रहा, तो आय में तो असमानता होगी, लेकिन एक निश्चित समय बाद ये असमानता क्या होती है, खत्म हो जाती है, जो इस वक्र के जरिए बताए थे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे भारत के सापेक्ष। अभी तक हमने आपको बताया लॉरेंज वक्र क्या है,
और गिनी गुणांक क्या है, क्योंकि गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र पीसीएस के पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए हम उनकी चर्चा किए हैं। और कुजनेट्स वक्र के विषय में भी हमने आपको बताया। अब बात करते हैं गरीबी भारत के संदर्भ में, गरीबी के जो आपके इतिहास था उसकी बात करेंगे। तो जो टॉपिक होगा अब, भारत में गरीबी निर्धारण की ऐतिहासिकता, गरीबी निर्धारण की ऐतिहासिकता। समझते हैं भाई भारत के क्या। तो देखिए, सबसे पहले भारत के संदर्भ में दादा भाई नेहरूजी ने 1867-68 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पहले इनकी पुस्तक खूब याद कर लीजिए, किसकी पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जिसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। उसी पुस्तक में सबसे पहले 1867-68 में दादा भाई नेहरूजी ने आपके गरीबी के आकलन किया था। दादा भाई नेहरूजी, जिसमें से इन्होंने बताया था कि 16 से 35 रुपए प्रतिमाह, प्रतिमाह है, याद रखिएगा, प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वो गरीब की श्रेणी में, इससे कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब की श्रेणी में नहीं आता, कम आता है। फिर इसके बाद आपका स्वतंत्र भारत के बाद की अब बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले 1971 में नीलकांत डांडेकर ने, याद रखिएगा, नीलकांत डांडेकर ने आपका एक सैद्धांतिक रूप से गरीबी के आकलन करने का प्रयास किया, और इन्होंने आधार वर्ष रखा 1960 और 61 को, याद रखिएगा, आधार वर्ष था 1960। पहले तो ये जो समिति गठित की गई थी 1971 में, और जो आधार वर्ष रखे थे इन्होंने 1960 और 1961 को माना था आधार वर्ष। इन्होंने सुझाव दिया कि अब देखिए, भारत की गरीबी निरपेक्ष प्रतिमान पर आधारित है। निरपेक्ष प्रतिमान क्या होता, उपभोग, आवश्यक उपभोग व्यय पर, यानी हमारा खर्च, जो आवश्यक चीजों पर हम कितना खर्च कर लेते हैं, इस पर आधारित होता है। तो भारत की जो गरीबी मापन जो होता है, आवश्यक उपभोग व्यय पर आधारित होता है, याद रखिएगा इस चीज को। तो इन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक उपभोग व्यय, यानी खाने या किसी चीज में व्यय करने के लिए, खाएंगे तो जाहिर सी बात कैलोरी आएगी, कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा को एक निश्चित किया, यदि कोई व्यक्ति औसत रूप में शहरी व ग्रामीण दोनों को एक साथ बताया था, 2250 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है, उससे ऊपर तो गरीब की श्रेणी में नहीं है, यदि इससे कम करता है तो आपके गरीब की श्रेणी में आता है, ये एक माना गया। नीलकांत डांडेकर ने 1971 में समिति गठित की गई थी स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार गरीबी के आकलन के उद्देश्य से, इन्होंने आधार वर्ष 1960-61 को माना, और इन्होंने कहा कि आपका कोई व्यक्ति चाहे शहरी, औसत बताए, शहरी व ग्रामीण दोनों का एक औसत निकाला, यदि इससे कम ऊर्जा पाता है तो वो गरीब की श्रेणी में आता है। अब इसके बाद 1979 में वाईके अलग समिति का गठन हुआ।
यहां पर देख लेते हैं 1979 ईस्वी में पहली थी नीलकंठ डाडेकर, ये याद रखिएगा। दूसरी जो समिति थी योजना आयोग के द्वारा ही वाई के अलग अलग समिति, ठीक है। इन्होंने आधार वर्ष 1971-72 को माना, 1971-72 को आधार वर्ष माना। अब इन्होंने क्या किया, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की जो कैलोरी, जो आवश्यक जो कैलोरी थी ऊर्जा, उसको अलग अलग कर दिया। तो इन्होंने कहा कि शहरी ग्रामीण जो क्षेत्र के थे, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कहा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी से यदि कम कोई व्यक्ति आपका रहता है, ऊर्जा ग्रहण करता है या पाता है, तो वो क्या होगा, आपके गरीबी के क्षेत्र में आएगा। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा, नीलकंठ डाडेकर ने ये स्वतंत्र भारत के बाद जो आपकी गरीबी के आकलन के उद्देश्य से समितियां गठित की गई हैं और इन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी। तो आधार वर्ष इन्होंने 1960-61 को माना। ये पूछे जा सकते हैं कि किस समिति ने आपके आवश्यक उपभोग के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा रखी थी, या नीलकंठ डाडेकर के अनुसार कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति आपका गरीब की श्रेणी में नहीं आता। अब और वाई के अलग समिति का संबंध किससे है ये पूछ सकता है, इस समिति का संबंध किससे है ये पूछ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाई किस समिति ने सुझाव दिया था कि इससे कम प्राप्त करने वाला, ऊर्जा कम प्राप्त करने वाला व्यक्ति आपका गरीब की श्रेणी में होगा। और शहरी क्षेत्र के लिए इसके बाद तीसरी जो समिति आती है, फिर इसके बाद 1989 में लकड़वाला समिति आती है, लकड़वाला समिति, ठीक है। इन्होंने आपका प्रति व्यक्ति उपभोग के परिवार के प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर व्यक्त किया। इसमें से इन्होंने दो परिवार को दो वर्गों में बांट दिया। पहला था सीपीआई आपका इंडस्ट्रियल वर्कर, और सीपीआई आपका एग्रीकल्चर लेबर। इस आधार पर लकड़वाला समिति जो थी आपके औद्योगिक क्षेत्रों पर और कृषि क्षेत्रों पर व्यय करने, जो क्षेत्र पर कार्य करने वाले मजदूरों की ऊर्जा के आधार पर विभाजित किया। वाई के अलग समिति क्या थी, इन्होंने शहरी, इसका 73-74 है, याद रखिएगा। वाई के अलग समिति का जो आधार वर्ष था 73-74 था। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग निर्धारित किया। इन्होंने आपका जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे और जो एग्रीकल्चर लेबर थे उनके आधार पर बांटा। फिर इसके बाद 2004 में आपका सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ। सुरेश तेंदुलकर समिति, देखो यहां पर से अब याद रखिएगा, क्योंकि सुरेश तेंदुलकर व रंगराजन ये खूब ज्यादा पूछा जाता है। सुरेश तेंदुलकर ने कहा कि भारत में गरीबी है 21.9%। एक एक पॉइंट याद रखिए। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार भारत में जो गरीबी है वो है 21.9%। इसके बाद इन्होंने आपका प्रति व्यक्ति उपभोग जो व्यय था उसकी धनराशि बताई और कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जो आपका, फ्रेंड्स एक बार फिर से हम साफ करके लिखते हैं, नहीं मजा नहीं आएगी, पर बहुत कंजेस्टेड जगह है, क्योंकि ये दो समितियों को पढ़ना जरूरी है और अच्छे से पढ़ते हैं इनको। देखिए
सुरेश तेंदुलकर समिति या तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009-10 में दी थी। इन्होंने कहा कि भारत में गरीबी आपका 21.9% है, और इनके अनुसार आपका यदि कोई यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति अब यहाँ
शासित व संघ राज्य की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका छत्तीसगढ़ में होते हैं गरीब। फिर इसके बाद यदि जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश आता है। फिर यदि हम बात करेंगे न्यूनतम के उसमें, न्यूनतम क्षेत्र में हम आपका अंडमान निकोबार, याद रखिएगा न्यूनतम के क्षेत्र में अंडमान निकोबार, फिर इसके बाद दादर नगर हवेली, सॉरी लक्षद्वीप व गोवा आते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप व गोवा में सबसे कम गरीब पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहा गरीबी के आकलन का भारतीय इतिहास और गरीबी किस आधार पर मापी जाती है उनकी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।